मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के अंदर अपन चतुर्भुज की बात कर रहे थे और कल अपन ने देखा था कि चतुर्भुज के गुणधर्म और चतुर्भुज की विशेषता किस प्रकार से चतुर्भुज की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है। और कल अपन ने देखा था ये भी कि वास्तव में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। कल अपन ने इसकी एक अनुप्रयोग करके देखा था और वास्तव में सिद्ध हुआ कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन ये 360 डिग्री का जो कोण अपन ने सिद्ध किया था उसके लिए एक कारण भी है। उसके लिए कारण ये था कि आपको कोई से भी दो शीर्षों के लिए आपको एक विकर्ण बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विकर्ण बनाने से चतुर्भुज दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको अपन त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज में बढ़ जाता है। तो आपको चार शीर्षों में से कोई से भी दो शीर्षों से एक आपको विकर्ण खींचना पड़ेगा। एक विकर्ण खींचने से क्या होगा कि जो चतुर्भुज है वो दो त्रिभुजों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अपन ने पहले से त्रिभुज बढ़ चुके और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो जाहिर सी बात है दोनों त्रिभुजों को मिलाने में चतुर्भुज बनता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो गया, 360। पहले त्रिभुज का 180 और दूसरे त्रिभुज का भी 180। जब दोनों त्रिभुजों को जोड़ते हैं तो त्रिभुज चतुर्भुज बनते हैं। जाहिर सी बात है। तो आपको यदि आगे यदि चतुर्भुज का मामला यदि देखने को मिलता है तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। पहले से कहा था कि चतुर्भुज त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पड़ी थी उस टाइम कि ज्यामिति में आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नियमों की पालना करते हुए आपको विश्वास करना पड़ता है, नियमों को मानते हुए। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज कि मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है। हम चतुर्भुज की प्रकार बढ़ेंगे अभी, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर ए बी सी और डी नाम का एक चतुर्भुज है। सीधी बात है, इसलिए आपको इसका अब आपको इसके योग के तौर पर बताना है चतुर्भुज को। तो आप कैसे बताओगे? त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए सी और डी बराबर समांतर चतुर्भुज बराबर समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी। तो ये मैंने जो सेंटेंस लिखा ये आपको मानना पड़ेगा। अब इसमें मैं क्या सिद्ध करूंगा? मुझे पता है दोनों त्रिभुजों को जोड़ने पर पूरा चतुर्भुज बन रहा है। तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। जब भी आगे एक चैप्टर आएगा चतुर्भुजों का क्षेत्रफल मानना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो आपके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। जोड़ना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए क्या सिद्ध कर सकते हैं हम? सीधी सी बात है। तो आपको ये तमाम तरीके की जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ये बहुत कोसों की दूर की बात है। लेकिन सबसे पहले आपको प्रत्येक चतुर्भुज की विशेषता और प्रत्येक चतुर्भुज का गुणधर्म का मालूम होना चाहिए, क्योंकि गुणधर्म के आधार पर आप त्रिभुज बनाओगे और त्रिभुजों के आधार पर आप चतुर्भुजों को सिद्ध करोगे। तो आपको पहले चतुर्भुजों के गुणधर्म और प्रत्येक प्रकार का जो चतुर्भुज है उसकी विशेषता का आपको मालूम होना चाहिए कि किस चतुर्भुज की क्या विशेषता है और कौन सा गुणधर्म है। आओ इसका चतुर्भुज के जो प्रकार है चतुर्भुज के प्रकारों का अपन अध्ययन करते हैं। तो आज हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार या चतुर्भुजों का वर्गीकरण। तो देखिए चतुर्भुजों के वर्गीकरण में आपके पास में जो किताब दे रखी है उस किताब के अंदर जो कि पेज नंबर 164 पेज नंबर 164 पर आपको चतुर्भुजों के प्रकार और इनके चित्रों की व्याख्या दे रखी है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 164 पर आपको ये चतुर्भुजों के प्रकार दे रखे हैं। ये चतुर्भुजों के प्रकार आपको दे रखे हैं। चतुर्भुजों के प्रकारों की आपको आगे डिटेल दे रखी है। उन डिटेल के आधार पर ये जो इस पेज पर आपको डिटेल दे रखी है वो डिटेल अपन को देखनी है। सीधी सी बात है। तो ये आपका जो डिटेल दे रखा है उस डिटेल को अपन देखेंगे। तो पहली आकृति बनाई उसने और पहली आकृति के अंदर समलंब चतुर्भुज बनाया। ये जो आपका पहली जो आकृति है वो पहली आकृति आपकी समलंब चतुर्भुज की है। किसकी है? समलंब चतुर्भुज की। अब समलंब चतुर्भुज की डिटेल में क्या कहा वो देखिए। आकृति 8.5 उसमें आपको पहले नंबर की आकृति, यह आकृतियां दे रखी है नीचे 8.5 की जो पहली आकृति 8.5 की पहली आकृति उसके लिए क्या कहा? चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं AB और CD
का एक युग्म समांतर है। आप जानते हैं कि ये एक समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समलंब जो चतुर्भुज हुआ, पहला समलंब चतुर्भुज हुआ, तो समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का जोड़ा, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर चलता है, समांतर चलता है, वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करता। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाएं किसे कहा जाता है? समांतर रेखाएं वो होती है जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और सबसे बड़ी बात, उनके जो बीच की दूरी होती है समांतर रेखाओं की, वो बिल्कुल बराबर होती है, वो बिल्कुल बराबर होती है। तो समलंब चतुर्भुज की कहा जाएगा वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म या एक जोड़ा समांतर चलता है, वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता, वो क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। कभी कभार समलंब चतुर्भुज ऐसे भी होते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो भी समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो सर लेकिन उसमें भी सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर चलता है। अब सम्मुख भुजाओं के जोड़ा अगर समांतर चलता है तो एक बात आप ध्यान दें, सम्मुख भुजाओं के जोड़े में यदि मैं विकर्ण खींचता हूं तो विकर्ण की स्थिति में बनने वाले ये दोनों त्रिभुज है वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफलों का जो इनके जो क्षेत्रफलों का जो योग होगा वो समलंब आकृति के क्षेत्रफल की योग के बराबर होगा। और अगली आकृति में समांतर चतुर्भुज बनाया। दूसरा, अगली आकृति में समांतर चतुर्भुज बनाया। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? आप इस बात को जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। पहली बात, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होने के साथ साथ इनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। इनके जो सम्मुख कोण है वो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए क्या हुआ? इनकी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और इनके जो सम्मुख कोण है वो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सीधी सी बात है, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वो आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज की सबसे बड़ी बात, यदि इसके विकर्ण को खींचते हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कौन से नियम से? भुजा नियम से। क्यों? ये सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, इस त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, ये सम्मुख कोण बराबर हो गए, तो भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम। क्योंकि एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण यदि समान हो तो जाहिर सी बात है वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सीधी सी बात है। इनके त्रिभुज भी हैं वो सर्वांगसम होते हैं। कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से। सीधी सी बात है। आइए अगला है समांतर चतुर्भुज। मैं पढ़ता हूं इसको। आकृति नंबर 2, 3, 5, 4 और 5 में दिए गए सभी चतुर्भुजों में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है, अतः ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। अतः आकृति नंबर 8.5 दूसरे का चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार आकृति 8.5 में तीसरा, चौथा और पांचवा भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। हालांकि ये तीसरी आकृति जो दे रखी है आपको वो आयत की तरह लग रही है। क्यों? आयत की भी आपके सामने की बराबर होती है, आयत की भी आपके सामने की क्या होती है? बराबर होती है। आप जानते हैं इस चीज को। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है, समझना टॉपिक है। अब सवाल खड़ा ये होता है तो साहब फिर क्या आपके समांतर चतुर्भुज में और इस आयत में अंतर ही नहीं हुआ? फिर तो भाई दोनों को समांतर चतुर्भुज बता दिया तो इसका मतलब फिर तो समांतर चतुर्भुज में और आयत में तो कोई फर्क ही नहीं है। फर्क है, फर्क है। क्या फर्क है वो देखिए आप। पहली बात, समांतर चतुर्भुज के अंदर पहली समांतर चतुर्भुज और आयत में पहला अंतर तो ये है कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है
इनकी समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। पहली बात, समांतर चतुर्भुज के अंदर भुजाओं की माप, आप कह सकते हैं भुजाओं की माप को भुजाई कहा जाता है, जबकि आयत के अंदर भुजाओं की माप को लंबाई चौड़ाई कहा जाता है। लंबाई और चौड़ाई कहा जाता है। सीधी सी बात है, समांतर चतुर्भुज वर्ग की तरफ फैलता नहीं है, जबकि इसकी तो लंबाई तो बढ़ती जाओ, बढ़ती जाएगी, लेकिन इसमें समानता भी है। समानता यह है कि आयत में समांतर चतुर्भुज के अंदर जिस प्रकार आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। पहला अंतर तो ये है। इसके भी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसके भी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और समांतर चतुर्भुज के अंदर जो कोण है, समकोण है, इसके अंदर अगर बराबर होते हैं तो समकोण आयत के अंदर भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जाहिर सी बात है। फिर बात रही इनके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल इसका भी ज्ञात किया जाता है, क्षेत्रफल इसका भी ज्ञात किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु तो यह है कि दोनों में सबसे बड़ी समानता कि क्षेत्रमिति के अंदर ये भी समतल आकृति है और ये भी समतल आकृति है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि दोनों की दोनों समतल आकृति है। आकृतियों के अंदर, ज्यामिति के अंदर कुछ रेखाएं बराबर भी होती है, कुछ माप बराबर भी होती है, लेकिन एक बारीक अंतर भी होता है। अगर सभी को यदि समान बना दिया जाए तो फिर आकृति में फर्क नहीं रह जाता है। सीधी सी बात है, सभी इंसान है, लेकिन फिर भी इंसान की गुण और इंसान की मर्यादा, इंसान की पहचान अलग अलग होती है। है तो इंसान ही, लेकिन इंसान ये भी यहाँ पर भी आकृति में फर्क होता है। आकृति में फर्क होता है। देखिए उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए 8.5 जो कि तीसरा, उसके जो कि मैंने आयत की बात कर रही थी, समांतर चतुर्भुज MNRS में एक कोण M समकोण है। यह विशेष समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है, याद कीजिए, ये एक आयत है, इसलिए यह आयत है। इसलिए क्या है ये आयत, इसलिए क्यों कहा ये बात इसने, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आयत में फर्क होता है, समानता भी होता है। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इनमें भी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसमें भी 360 डिग्री होता है। इसमें भी विकर्ण खींचने पर त्रिभुज बनते हैं, इसमें भी विकर्ण खींचने पर त्रिभुज बनते हैं। इसमें भी 4 शीर्ष होते हैं, इनमें भी 4 शीर्ष होते हैं, इनमें भी 4 भुजाएं, इनमें भी 4 भुजाएं। ये भी समतल आकृति है, ये भी समतल आकृति है। फर्क इतना सा है कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये एक अंतर अकेला ऐसा है, इस बात को साबित करता है कि आयत अलग चीज है और समांतर चतुर्भुज अलग चीज है। और चलिए साहब आकृति नंबर 8.5 के चौथे की बात करते हैं, जो कि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की व्याख्या कर चुके पहले। तो चौथे में दिए गए समांतर चतुर्भुज DEFG की सभी भुजाएं बराबर है और हम जानते हैं कि एक समचतुर्भुज कहलाता है। यह बात भी सही है साहब। अच्छा, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, वो समचतुर्भुज कहलाता है। लेकिन साहब आपको एक बात बतानी थी, सभी भुजाएं तो वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती है। फिर समचतुर्भुज को और वर्ग को एक ही मान लें? नहीं साहब, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए ये समचतुर्भुज ऐसे बना रखा है, आपने देखा होगा कक्षा 8 के अंदर आपने समचतुर्भुज ऐसे बनाया होगा, मैं अंदर बताता हूं आपको, ऐसे समचतुर्भुज बनाया होगा। अब इसकी विचार भुजाएं समान ही है माप के अंदर, लेकिन ये आपका, ये जो वर्ग है आपका, यह आपका पूर्ण वर्ग है, यह आपका पूर्ण वर्ग है। सीधी बात है, ये वर्ग है और यह आपका समचतुर्भुज है। अब भाई साहब वही समांतर चतुर्भुज आयत वाली बात, समानता इसमें भी है
है तो दोनों समांतर चतुर्भुजी, इनको भी मैं समांतर चतुर्भुजी कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी अंतर है, फिर भी इनमें अंतर है। अब क्या अंतर है आप देखो, पहले मैं समांतर की बात करता हूँ, ये प्रश्न में पहले से किताब वाला समांतर की बात करता है, तो मैं भी इस बात पर सफाई देता हूँ, मानता हूँ समानता है। क्या क्या समानता है? इसकी भी 4 भुजाएं बराबर होती है, इसकी भी 4 भुजा बराबर होती है, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये भी समतला करती है, ये भी समतला करती है। विकर्ण इसके अंदर भी होते हैं, विकर्ण इसके अंदर भी होते हैं। सीधी बात है, आपके अंदर तो विकर्ण बन जाएगी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अंतर भी है। अगर अंतर नहीं होता, समांतर समचतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होता और वर्ग वर्ग नहीं होता, तो सारी आकृतियां कुछ होती हैं। लेकिन फर्क है, फर्क क्या कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। यही कारण है कि विकर्णों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन भुजाओं के बीच नहीं, भुजाओं के बीच। तो आपके विकर्णों के बीच में लंब समद्विभाजित होते हैं, तो लंब समद्विभाजन होने के कारण इनके जो विकर्ण है वो विकर्णों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, जबकि वर्ग के अंदर भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। आप गौर से देखिए इस बात को। तो समचतुर्भुज के अंदर विकर्ण जो है वो लंब समद्विभाजित होते हैं, इसमें लंब समद्विभाजित नहीं होते, खाली प्रतिच्छेद करते हैं बराबर बराबर मात्रा में, बराबर बराबर मात्रा में क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं केवल। इसलिए वर्ग में और समांतर, इसमें समचतुर्भुज में और वर्ग में फर्क होता है। हाँ, दोनों समांतर चतुर्भुज, लेकिन ये बात है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? अब एक बार दिमाग अगर काम कर रहा हो तो एक बात समझ में आती है, समांतर चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज का, आयत को भी समांतर चतुर्भुज बोल दिया, समचतुर्भुज को भी समांतर चतुर्भुज बोल दिया, और आपके वर्ग को भी क्या बोल दिया? समांतर चतुर्भुज बोल दिया। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज कितने कैटेगरी का हो गया? 1 2 3 4 प्रकार का हो गया। अब सभी को समांतर चतुर्भुज थोड़ी मान ले, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का भी वर्गीकरण होता है, समांतर चतुर्भुज का भी वर्गीकरण होता है। कल देखेंगे समांतर चतुर्भुज के और कौन कौन से वर्गीकरण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।